डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें फेज रूल या फेज डायग्राम में काम में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब रहता है कि जब कोई सब्सटेंस एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाए, उस फिनोमेनन को बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। या मैं सिंपली कह सकता हूं पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स occurrence of a substance in more than one form। ठीक, एक से ज्यादा फॉर्म्स में जब ये पाया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है। मॉर्फ का मतलब रहता है स्ट्रक्चर, पॉली मीन्स मैनी, सिंपली बोल सकते हैं मैनी स्ट्रक्चर्स, मैनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। जैसे जिंक ब्लेंड और वुटीजाइड है, उसके दो अलग अलग, दोनों जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड के दो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं। समझ में आया ना। तो बहुत सारी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है लेकिन उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहता है। तो ऐसी सब्सटेंसेस जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो लेकिन उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, तो हम उनको कहते हैं कि दीज आर पॉलीमॉर्फ्स। क्या कहते हैं उनको? पॉलीमॉर्फ्स। यानी सेम सब्सटेंस बट हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। यानी इसमें सब्सटेंस जो है वो सेम रहती है, सेम सब्सटेंस, लेकिन जो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो डिफरेंट रहता है। समझ में आना। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, पॉलीमॉर्फिज्म यानी पॉलीमॉर्फ्स जो रहते हैं ये एलिमेंट्स में भी रहते हैं और कंपाउंड्स में भी। यानी अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूं तो पॉलीमॉर्फिज्म एलिमेंट्स में भी हो सकता है, एलिमेंट्स में, और ये कंपाउंड्स में भी हो सकता है, कंपाउंड्स। यानी एक एलिमेंट, एक किसी मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट वो मोर देन वन फॉर्म्स में हो सकता है, मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में हो सकता है। इस तरह से कोई कंपाउंड भी मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में हो सकता है। यानी एलिमेंट्स भी पॉलीमॉर्फिज्म दिखा सकते हैं और कंपाउंड्स भी पॉलीमॉर्फिज्म दिखा सकते हैं और दिखाते भी हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स और बहुत सारे एलिमेंट्स। समझ में आना। तो कंपाउंड्स के लिए हम टर्म पॉलीमॉर्फ्स ही या पॉलीमॉर्फिज्म ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब पॉलीमॉर्फिज्म एलिमेंट्स में मिलता है हमें, यानी हमें एलिमेंट्स के पॉलीमॉर्फ्स मिलते हैं, तो वहां पे एक पर्टिकुलर टर्म हम यूज करते हैं एंड दैट टर्म इज एलोट्रॉपी। क्या कहते हैं इसको? एलोट्रॉपी। और इन डिफरेंट फॉर्म्स को बोलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स या बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं इनको? एलोट्रॉप्स। और कंपाउंड्स में हम इनको कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स या पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आना। एलिमेंट्स के लिए जो टर्म है थोड़ी सी स्पेसिफिक हो जाती है। एलिमेंट्स में पॉलीमॉर्फिज्म को ही हम कहते हैं एलोट्रॉपी, और पॉलीमॉर्फ्स यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं उनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। समझ में आना। यहाँ पे क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फ्स यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। समझ में आना। एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स। इस तरह से एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स, और उस फिनोमेनन को बोलते हैं हम एलोट्रॉपी। समझ में आना। शाबाश। अब यहां पे देखो, एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं, एलिमेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी दिखाते हैं या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स दिखाते हैं, यानी एलोट्रॉप्स बनाते हैं।
जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन बनाता है दो सिंपल एलोट्रॉप्स, अगर मैं बोलूंगा उसमें ग्रेफाइट है, डायमंड है, ठीक, इस तरह से फ्लोरीन वगैरह है कार्बन नैनोट्यूब से। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिंगल एलिमेंट, जिनको हम कह सकते हैं एलोट्रॉप्स। इस तरह से सल्फर की बात अगर मैं करूं, सल्फर हमें मिला दिखाता है रोम्बिक सल्फर, इस तरह से मोनोक्लाइनिक सल्फर। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सल्फर। ये भी सॉलिड सल्फर है, ये भी सॉलिड सल्फर है, लेकिन इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है। समझ में आया ना? अब ये जो पॉलीमॉर्फ्स जो रहते हैं, या मैं एलोट्रॉप्स जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, ये जो एलोट्रॉप्स रहते हैं या पॉलीमॉर्फ्स रहते हैं, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट रहती है। क्या रहती है? वो डिफरेंट, इन्हें वो सेम नहीं रहती है। जैसे अगर मैं रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लाइनिक सल्फर की बात करूं, इनकी डेंसिटी अलग होगी, इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, राइट। इस तरह से डायमंड और ग्रेफाइट की बात करूंगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग, उनकी डेंसिटी अलग, उनकी बाकी प्रॉपर्टीज अलग अलग। समझ में आना? और इनके फेजेस भी अलग अलग रहते हैं। मैं इनको कह सकता हूं दीज आर डिफरेंट फेजेस। बात समझ में आ रही है? तो इनकी फेजेस भी अलग अलग है, ये बात याद रखना। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जो एलोट्रॉपी है, एलोट्रॉपी वो हमारे पास में तीन तरह की रहती है। तीन तरह के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हमें मिलते हैं। यहां मैं बता सकता हूं कि एलोट्रॉपी जो है उसकी तीन टाइप्स है, तीन क्लासेस है, ऐसा कहूंगा मैं। कौन कौन सा टाइप है इसका? एक है इसका, उसे हम कहते हैं एनेंशियोट्रॉपी। क्या कहते हैं? एनेंशियोट्रॉपी। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं मोनोट्रॉपी, मोनोट्रॉपी, ठीक। तीसरा जो है, तीसरा उसको हम कहते हैं डायनेमिक एलोट्रॉपी। और तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें ये दो जो चीजें, ये वाली, ये हम आगे जो फेज डायग्राम्स आने वाले हैं उनमें ये खुसूसी तौर पर ये डिस्कस करेंगे, एनेंशियोट्रॉपी एंड डायनेमिक एलोट्रॉपी। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे, ये जो हमने लिखा एनेंशियोट्रॉपी, ये है क्या? ये एनेंशियोट्रॉपी जो है, एनेंशियोट्रॉपी ये है क्या? आपने एनेंशियोमॉर्फ्स सुने होंगे, एनेंशियोमॉर्फ्स सुने होंगे, तो उसके जैसा ही ये एनेंशियो, ठीक, एनेंशियोट्रॉपी कहते हैं इसको। अब एनेंशियोट्रॉपी है क्या? ठीक, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, एनेंशियोट्रॉपी एलोट्रॉपी में कब आता है? एनेंशियोट्रॉपी एलोट्रॉपी का कौन सा टाइप है मैं बताऊंगा। मान लीजिए हमारे पास में एक एलोट्रॉप है, एक सब्सटेंस है, उसके दो एलोट्रॉप्स हैं। एक एलोट्रॉप है ए, दूसरा है बी, और मैं ए को बी में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर ए और बी किसी एक पॉइंट पे आके दोनों, यानी कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्या होता है? सेम। यानी अगर इन दोनों में कोई ऐसा टेम्परेचर आ जाए, कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कि जहां पे इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, समझ में आया ना? वेपर प्रेशर सेम हो जाए और मैं इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये एनेंशियोट्रॉप्स। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मान लीजिए ये किसी सब्सटेंस, सपोज जेड सब्सटेंस है, उसका एक फॉर्म है, ये जेड सब्सटेंस का दूसरा फॉर्म है, और हम इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं,
और एक ऐसा मतलब कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं हीट दे रहा हूँ इसको, एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब Z का A फॉर्म Z के B फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और उस टाइम पे इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो जाता है। तो मैं उस पॉइंट को, उस जगह, उस टेम्परेचर को बोलूंगा मैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलूंगा इसको? ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी वो टेम्परेचर जब दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का वेपर प्रेशर जो है वो सेम हो जाए, यानी ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, ऐसा मान लेना आप। किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में। समझ में आया ना? इक्विलिब्रियम में आने के बाद अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये बन जाता है, इट इज स्टेबल एट हायर टेम्परेचर, एंड दिस वन इज स्टेबल एट लोअर टेम्परेचर। यानी ये वो टेम्परेचर है जहां पे दोनों इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये स्टेबल हो जाता है, अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो ये स्टेबल हो जाता है। समझ में आया ना? अब ये जो चेंज है, इफ दिस चेंज इज रिवर्सिबल, इफ दिस चेंज इज रिवर्सिबल, यानी ए को बी में कन्वर्ट करना या बी को वापस ए में कन्वर्ट करना, इफ दिस इज रिवर्सिबल, इफ द चेंज इज रिवर्सिबल। कब रिवर्सिबल है? एट ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे अगर ये चेंज रिवर्सिबल है, तब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो दो फॉर्म्स बन रहे हैं, एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरा वापस ए में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये रिवर्सिबल है तो तब मैं कह सकता हूं कि ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल चेंज है। तो इस कंडीशन को मैं कह सकता हूं, या इस एलोट्रॉपी को मैं कह सकता हूं कि ये एनेंशियोट्रॉपी है। क्या ये? एनेंशियोट्रॉपी। यानी अगर दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर चेंज रिवर्सिबल हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो जो एलोट्रॉप्स हैं ये आपस में क्या दिखाते हैं? एनेंशियोट्रॉपी। या मैं इनको बोल सकता हूं आपस में ये दीज आर एनेंशियोट्रॉप्स या एनेंशियोमॉर्फ्स, राइट। अब इसकी एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास में। सपोज सल्फर को ही लेते हैं। हमारे पास में दो तरह के सल्फर, एक रहता है रोम्बिक सल्फर, दूसरा रहता है मोनोक्लाइनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर लो टेम्परेचर पे स्टेबल है, मोनोक्लाइनिक सल्फर हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है। इसको मैं अल्फा सल्फर भी कह सकता हूं, ये बीटा सल्फर भी कहलाता है, ठीक। अगर मैं रोम्बिक सल्फर को हीट करता जाऊं और 95.6 डिग्री पे पहुंच जाऊं तो ये मोनोक्लाइनिक सल्फर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और इस टेम्परेचर पे मोनोक्लाइनिक वापस रोम्बिक में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यानी ये वो टेम्परेचर पे जहां पे ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में पे रहते हैं। तो इस टेम्परेचर को बोल सकता हूं फिर मैं ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये काम शुरू हो जाता है उसको मैं कहता हूं ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। क्लियर? समझ में आना? बट दिस इज रिवर्सिबल। और फिर मैं इन दोनों को कह सकता हूं कि दीज आर एनेंशियोट्रॉप्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर रिवर्सिबल है। यानी मैं रोम्बिक से मोनोक्लाइनिक और मोनोक्लाइनिक से रोम्बिक बना सकता हूं। समझ में आया ना? दिस चेंज इज रिवर्सिबल। लेकिन अगर हम इसके बाद में जाएंगे, सपोज 96 या 97 डिग्री पे जाएंगे तो हमें सिर्फ मोनोक्लाइनिक मिलेगा, 95 या 94 पे जाएंगे तो सिर्फ रोम्बिक मिलेगा। ये याद रखना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें देखना है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जो रहता है एट है पर्टिकुलर डेफिनेट टेम्परेचर, बोलूंगा मैं डेफिनेट टेम्परेचर। याद रखना, इसमें ये जो है ना एनेंशियोट्रॉपी में ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर रहता है ये डेफिनेट रहता है, एक फिक्स पॉइंट रहता है। जबकि अगर आप यही देखोगे डायनेमिक एलोट्रॉपी में, वहां पे भी आपको इस तरह की केसेस मिलेंगी, वहां पे भी आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर या फिर आपको रिवर्सिबल केसेस मिलेंगे, लेकिन वहां पे टेम्परेचर डेफिनेट नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर डेफिनेट है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर है। समझ में आया? शाबाश।
अब दूसरी जो एलोट्रॉपी है उसे हम कहते हैं मोनोट्रॉपी। मोनो का मतलब रहता है वन, यानी इसमें एक ज़्यादा एग्जिस्ट करता है दूसरा कम। या मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक सब्सटेंस के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं तो उनमें एक स्टेबल रहेगा, दूसरा मेटास्टेबल या कम स्टेबल रहेगा। समझ में आया ना? तो ये याद रखना, यानी ये वहाँ पे होता है, ये एलोट्रॉपी जो है ना ये वहाँ पे होता है। ये मैं कहूँगा ऐसा, इट अकर्स व्हेन वन फॉर्म या एलोट्रॉप इज मोर स्टेबल है, मोर stable and another is metastable यानी नियरली स्टेबल बोल सकते हैं आप। मेटास्टेबल में नियरली स्टेबल, ये अनस्टेबल मैं बोल सकता हूँ इसको। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज हमारे पास वाइट फॉस्फोरस है, वाइट पी कन्वर्ट होता है रेड पी में, लेकिन रेड पी वापस वाइट पी में कन्वर्ट नहीं होता। तो मैं ये बोलूंगा कि इसमें मोनोट्रॉपी, एक ही एलोट्रॉप बन रहा है, ये एलोट्रॉप इसमें कन्वर्ट होता है। समझ में है ना? और इसमें वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर इन दोनों का कभी भी इक्वल नहीं होता है, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। एनोनिसोट्रॉपी में वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, कब? ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर, राइट? समझ में आया? तो इसका मतलब इन दोनों में जब वेपर प्रेशर कभी बराबर ही नहीं होगा तो मैं बोलूंगा देयर इज नो ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक, ये बात याद रखना। अब मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, वो है ग्रेफाइट और डायमंड की। ठीक है, ग्रेफाइट टू डायमंड, राइट? इसमें भी ऐसा होता है, इसमें हालांकि, या डायमंड टू ग्रेफाइट में बोल सकता हूँ। इसमें ये जो है ना डायमंड ग्रेफाइट का, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन फिर भी मोनोट्रॉपी है। ठीक, अब और एक बात बताऊंगा मैं आपको, इसका मैंने उल्टा बना दिया। यहाँ पे डायमंड जो है ना वो डायमंड टू ग्रेफाइट, ये स्टेबल है, मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ये कंटिन्यूसली इसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना स्लो है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन फिर भी मैं उसको कह सकता हूँ कि ये मोनोट्रॉपी है, क्योंकि इसमें एक फॉर्म जो है वो बनता है और दूसरा खराब होते जाता है, डिटेरिएट होते जाता है। ठीक है, अब हमारे पास में जो लास्ट आता है, लास्ट वाली एलोट्रॉपी, उसे हम कहते हैं डायनेमिक एलोट्रॉपी। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, डायनेमिक एलोट्रॉपी। डायनेमिक एलोट्रॉपी जो ना ये भी रिवर्सिबल रहता है, ये भी एनिसोट्रॉपी की तरह ही रहता है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं रहता, बल्कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर्स रहती है। समझ में आना? मैं ऐसा कह सकता हूं, सम substances have several forms in allotropes, ठीक, which can coexist। याद रखना, ये आपस में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, जिस तरह एनिसोट्रॉपी में दो एलोट्रॉप कोएग्जिस्ट करते हैं, मगर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। यहाँ पे भी एक कोएग्जिस्ट कर सकते हैं इन इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम में रह सकते, इक्विलिब्रियम, बट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होता, यानी यहाँ पे फिक्स्ड या डेफिनेट टेम्परेचर नहीं होता, बल्कि रेंज ऑफ टेम्परेचर्स रहती है। जबकि एनिसोट्रॉपी में एक ही टेम्परेचर रहता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पे एक रेंज रहती है, यानी यहाँ पे एक
एक ही टेम्परेचर नहीं रहता, बल्कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये मैं समझा दूंगा आगे, इसकी एक एग्जांपल लेंगे तो उसके ऊपर बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। ये होगी एक बात, यानी इसमें एक डेफिनेट ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं रहता, बल्कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर रहती है जिसपे ये चेंजेस होते रहते हैं। दूसरा, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है या अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर एलोट्रोप वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मान लीजिए दो फॉर्म्स हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक फॉर्म का अमाउंट बढ़ेगा, दूसरे का कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक फॉर्म बिल्कुल ही गायब हो जाएगा और दूसरा जाहिर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे जब मैं रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक की बात करता हूँ ना, मोनोक्लाइनिक, वहाँ पे 95.6 डिग्री पे जब हम पहुँचते हैं तो रोम्बिक मोनोक्लाइनिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसके बाद में जाऊँ, सपोज 96 या 97, तो सिर्फ मोनोक्लाइनिक मिलेगा, रोम्बिक बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एलोट्रॉप है, सपोज हमारे पास में दो एलोट्रॉप्स हैं एक सब्सटेंस की, ए और बी। ये मान लीजिए लो टेम्परेचर पे ये था और हाई टेम्परेचर पे ये। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये बिल्कुल ही गायब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इसका जो अमाउंट है ये बढ़ता जाएगा, इसका अमाउंट घटता जाएगा। क्लियर, समझ में आया ना? यानी ये जो एलोट्रॉपी है ये भी रिवर्सिबल है, ये भी एनिसोट्रॉपी की तरह है, लेकिन वहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहाँ पे पर्टिकुलर या डेफिनेट ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं रहता, बल्कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर रहती है, एक रेंज पे वो इक्विलिब्रियम में रहता है। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, हमारे पास में लिक्विड सल्फर है, लिक्विड सल्फर, ये याद रखना। लिक्विड सल्फर हमारे पास में सपोज एक एस म्यू है, ये एक फॉर्म है, दूसरा एस पाई, तीसरा एस लैम्डा। समझ में है ना? ये आपस में इक्विलिब्रियम पे रह सकते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक। लेकिन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैं बताऊंगा कैसी। इसको हम S8 भी कह सकते हैं, इसको S4, इसका जो ये अननोन है, इसका पता नहीं क्या है, एस लैम्डा का स्ट्रक्चर क्या है। देखो अगर मैं 120 डिग्री सेल्सियस पे ले लूँ इसको, कहाँ पे 120 डिग्री, तो इसका जो अमाउंट होगा म्यू का वो 0% होगा, इसका 3.7% होगा, इसका 96.3% होगा। यानी इस टेम्परेचर पे ये आपस में इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये 0, ये 3.7, ये 96.5। अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ मैं, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर कितना लेता हूँ मैं अब, 444.6 डिग्री सेल्सियस। ये सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट भी है, याद रखना। तो उस सूरत में क्या होता है, ये बन जाता है 37%, ये बन जाता है 4%, ये बन जाता है 59%। इसमें कोई भी एलोट्रॉपिक फॉर्म गायब नहीं हुआ, सबके सब इक्विलिब्रियम में ही है। और इस रेंज से लेकर इस रेंज तक ये अभी भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ किसी का अमाउंट बढ़ता है तो किसी का घटता है। समझ में आया ना? तो आई होप यह आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, और दिमाग में बिठा देना। तो आज फिलहाल इतना ही।